हाँ तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12 हम स्टार्ट करेंगे। और ये एनसीईआरटी का आपका 12 चैप्टर हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सर्कल का डेफिनेशन देखना है कि सर्कल किसे कहेंगे। तो सर्कल का मतलब होता है वृत्त। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम डेफिनेशन हमने दिया है कि किसी बिंदु से निश्चित दूरी लेकर चारों तरफ एक चक्कर घुमाने से जो आकृति बनती है उसे ही हम कहते हैं वृत्त कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बिंदु लिए और एक निश्चित दूरी लेकर इसके चारों ओर इस प्रकार से हम एक चक्कर लगाएंगे और इस चक्कर में जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं वृत्त कहते हैं। कहता है कि उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो हम एक बिंदु से निश्चित दूरी लेते हैं उस दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। आगे है प्यारे बच्चों परिधि, जिसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। कहता है वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में जो भी दूरी तय किया जाता है उसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। अर्थात एक बिंदु से हमने स्टार्ट किया और उसी बिंदु पर लाकर एक चक्कर में जो दूरी हमने तय किया उसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है। कहता है प्यारे बच्चों की वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात सदैव अचल रहता है। वृत्त की जो परिधि होती है और व्यास जो होता है उसका अनुपात, अगर वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अगर हम निकालें तो वो सदैव अचल रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इस अचल अनुपात को हम एक ग्रीक अक्षर पाई से सूचित करते हैं। यानी ग्रीक अक्षर पाई से सूचित किया जाता है इस अनुपात को, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को। यानी परिधि बाई व्यास अगर हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? पाई कहते हैं। ठीक है। पाई का मतलब होता है परिधि और व्यास के अनुपात को ये बताता है। या हम परिधि बराबर निकाले, अगर हम परिधि को निकाले तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू व्यास। पाई इंटू क्या हो जाएगा? व्यास। और व्यास जो होता है प्यारे बच्चों हमारे इस वृत्त यानी त्रिज्या का दुगना होता है हमारा व्यास। ठीक है। केंद्र से होते हुए परिधि के दोनों ओर टच करती है उसे हम कहते हैं व्यास कहते हैं। तो वो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई इंटू व्यास, पाई इंटू 2r, अर्थात 2 पाई r, जहां r वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। r वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अर्थात आप यहाँ पे समझे कि पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है जो कि अचर होता है। ठीक है। इसका मान बदलता नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का एक सन्निकट मान दिया। इनके अनुसार पाई बराबर 62,832 बटे 20,000 होता है, जो लगभग 3.1416 के बराबर होता है। यानी आर्यभट्ट जो हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, उनके द्वारा पाई का जो मान होता है वो लगभग 3.1416 के बराबर होता है। और हम लोग 3.14 लेकर के किसी भी मैथ को हम लोग, गणित को हम लोग बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों की एक अन्य भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, है ना, हम लोग सभी लोग जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी को। श्रीनिवास रामानुजन एक सर्व समीका का प्रयोग करके पाई का मान दशमलव के लाखों स्थान तक परिकलित करने में समर्थ हो सके। यानी कि हमारे जो गणितज्ञ थे रामानुजन जी जो थे वो पाई का मान 1 लाख तक जो है वो उन्होंने परिकलित करने में सफल हासिल किए। और 1 लाख तक उन्होंने मान हासिल किया, फिर भी उसका मान खत्म नहीं हो रहा था, निकलते जा रहा था। तो यहां से पाई का जो है, पाई के बारे में एक चीज कहा गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है बच्चों? पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। और उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। किंतु व्यवहारिक कार्यों में हम इसका मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। 22/7 या 3.14 लेकर के हम अपना काम करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
कहता है प्यारे बच्चों की जीवा, यहाँ पे जीवा क्या होती है? वृत्त से संबंधित विभिन्न पद, वृत्त से संबंधित कुछ पदों को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला नंबर पर है जीवा। जीवा क्या होती है? कहता है किसी वृत्त के दो बिंदुओं को, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को, यानी कि हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक प्यारे बच्चों यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त, ये जो हमारा वृत्त है, और इस वृत्त के यहाँ पे हम मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। और अगर कहता है कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। मतलब ये प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम इस प्रकार से मिला देते हैं, ये जीवा है, ये मिला देते हैं ये जीवा है, ये मिला देते हैं ये जीवा है, ये मिला देते हैं ये जीवा है, ये मिला दिए ये जीवा है, ये मिला दिए ये जीवा है। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। और सबसे बड़ी जीवा जो होगी इस वृत्त की, व्यास भी एक प्रकार की जीवा है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास होती है। और इस एक वृत्त में आप अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है, एक वृत्त में आप अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी जीवा जो आपकी होगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी, और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप यहां से सीखे कि वृत्त, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छेदक यानी सेकेंट। छेदक क्या होता है? सेकेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तो आइए हम छेदक रेखा समझते हैं, छेदक रेखा किस प्रकार से ये हम बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त को हम थोड़ा सा जो है बोल्ड कर देते हैं, और चलिए इसके अंदर इस प्रकार से हमने ले लिया, ये हमारा यहाँ पे केंद्र हो गया। कहता है कि वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, तो आइए हम यहाँ से प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से देखिए, है ना, एक रेखा हमने ये गुजारा जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर, ए और बी बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर, ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है प्यारे बच्चों, तो ये से हम कहेंगे क्या? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ खींच सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं। इस प्रकार से आप छेदक रेखा को, अनंत छेदक रेखाएं एक वृत्त में खींच सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे आते हैं हम चाप, आर्क, जिसे हम चाप कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए कहता है कि वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतत खंड को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त को हम यहां से बोल्ड कर दें। चलिए, और प्यारे बच्चों यहां से आप देखें कि अगर ये वृत्त के सतत खंड, मान लीजिए यहां पर एक केंद्र है, वृत्त का ये केंद्र है, और ये मान लीजिए कि यहां पर एक हमने एक छोटा सा चाप ले लिया, ये वृत्त का यहां से हम एक त्रिज्या बना देते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ए पी बी, इस प्रकार से हम नाम दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो है ए पी बी वृत्त की ये क्या है? चाप है। ए पी बी वृत्त की क्या है? एक चाप है, ठीक है। तो इसे कहता है, इसे चाप को, इसे ए बी ऊपर से इस प्रकार से जो है ऐसे चाप की तरह जो है लकीर यहां से दे देंगे, ए बी से सूचित करते हैं। ए बी चाप इसको पढ़ेंगे, ए बी चाप से सूचित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ये तो छोटा चाप हो गया, और अगर हम बात करें इस बड़े चाप की, अगर हम बात करें तो इस बड़े चाप को अब कैसे सूचित करेंगे? इस बड़े चाप को बी ए, है ना, ए बी, और ऐसे करके चले जाएंगे तो बी ए, इस बड़े चाप को हम बी ए और इस प्रकार से हम सूचित करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण की अगर हम बात करें, सेंट्रल एंगल, कहता किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं, ठीक है।
कि किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? केंद्रीय कोण कहते हैं। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय कोण कैसे होगा। जैसे ये मान लीजिए हमने एक वृत्त खींच लिया, यहाँ पे वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ से ये जीवा है, मान लीजिए हमको ये त्रिज्या बना लिया यहाँ से। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा थीटा कोण, जो कोण अंतरित होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे केंद्रीय कोण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? केंद्रीय कोण कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये केंद्रीय कोण बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्यारे बच्चों अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्कल। अर्धवृत्त किसे कहेंगे? कहता है कि व्यास वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। प्यारे बच्चों व्यास जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो अर्धवृत्त कहते हैं। आइए देखते हैं प्रत्येक भाग किस प्रकार से हम अर्धवृत्त बनाएंगे। ये हमारा एक वृत्त हो गया, और इस वृत्त को प्यारे बच्चों यहाँ से हम बोल्ड कर लें, और इसके अंदर भी हम कुछ कलर दे दें। ठीक है, ये हमारा, और इस प्रकार से हम यहाँ से एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं, और इसे यहाँ से हम एक व्यास खींच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ए, यहाँ ओ है, ए ओ बी, ए भी हमारा व्यास है। और आप देखें कि केंद्र जो होता है बिल्कुल मिडिल सेंटर में होता है। ठीक है, और ये जो वृत्त का व्यास है वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि जितना एरिया इस ऊपर वाले भाग का होगा उतना ही एरिया इस नीचे वाले भाग का होगा। उतना ही एरिया किसका होगा? ये नीचे वाले भाग का होगा। मतलब एक वृत्त जो होती है, एक वृत्त का व्यास जो होता है दो बराबर भाग वाले, दो बराबर क्षेत्रफल वाले अर्धवृत्तों में बांटती है, और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे कहता है वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कहता है कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त के त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। कैसे? आइए इधर देखते हैं, एग्जाम्पल समझते चलेंगे, एग्जाम्पल समझते चलेंगे, फिगर देखते चलेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एक सेंटर बना लिया। ठीक है, और ये हमारा जो हो गया एक त्रिज्या यहाँ पर, एक त्रिज्या यहाँ पे, ये आर है, त्रिज्या है। ठीक है, और इसके कहता है कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप, ये प्यारे बच्चों हमारा इसका संगत चाप हो गया, और इस चाप के द्वारा ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, इसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। और प्यारे बच्चों ये जो हमारा है, ये हमारा छोटा त्रिज्यखंड, तो इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला एरिया है इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है वृत्त का वृत्तखंड। वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वृत्त का वृत्तखंड क्या कहता है? कहता है किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। प्यारे बच्चों कहता है जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। कैसे? आइए यहाँ पे फिगर देखिए, ये हमारा आपका, ये हमारा सर्कल हो गया, और इस सर्कल को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम कलर को डाल देते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, ये केंद्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये केंद्र है, और ये हमारा मान लीजिए जीवा है। ठीक है, और जीवा, ये जो हमारा ए बी जीवा है, इस जीवा के द्वारा ये जो अंतरित कोण, ये अंतरित जो क्षेत्र है, ये जीवा और ये चाप है। इस जीवा और चाप के द्वारा जो क्षेत्र यहाँ पे घिरे हैं उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसे हम कहेंगे वृत्तखंड। और ये छोटा है इसलिए इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला भाग टुकड़ा है उसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, आगे आ जाते हैं। चलिए उदाहरण है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ हम पेज को ऐड करके कुछ फॉर्मूले को हम देखते हैं, वृत्त के कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ नॉर्मल फॉर्मूले को देखते हैं, वृत्त के फॉर्मूले है ना, वृत्त के सूत्र को हम देख लेते हैं।
जैसे प्यारे बच्चों अगर पहला नंबर फॉर्मूला हम देखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की यदि हम बात करें तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे बच्चों 2 पाई r होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और अगर फॉर्मूले को देखें तो यहाँ से तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे त्रिज्या जो होती है ना, व्यास, व्यास की बात करते हैं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 इंटू त्रिज्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। और व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं और आर, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, और इस प्रकार से इसी आधार पर आप बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है, तो त्रिज्या जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, व्यास का आधा होती है, क्लियर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अर्धवृत्त की परिमाप, बात करें अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, परिधि या परिमाप इसको हम बोले, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, तो अर्धवृत्त की परिमाप की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अर्धवृत्त बनता है। और देखिए पूरे वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। लेकिन यहां से आप जैसे आधा की बात कर रहे हैं तो पाई r आप लिखेंगे, और यहां से ये जो आपका इस प्रकार से जो व्यास जो बन रहा है r 2r हो जा रहा है, तो यहां से आप लिखेंगे पाई r प्लस में 2r, पाई r प्लस में क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त की परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको इस चैप्टर में अभी जो है जो 12.1 चलेगा उसमें आपको कुछ काम आएंगे, ठीक है। बाकी और वहां पे देखेंगे, अगर कुछ काम आ जाए फॉर्मूला तो वहां पे हम आपको बता करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर फर्स्ट चलते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। चारों तरफ जो बाड़ लगाया जाता है ना उसे 5280 रुपया जो है वो खर्च है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों खेत जुताई करवानी है तो पहले खेत का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी जुताई का खर्च निकाल पाएंगे कि हमारे पास खेत कितना है, ठीक है। और खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या का तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमको त्रिज्या प्राप्त करना। उससे पहले आइए क्या दिया हुआ है, दिया है हमको वृत्ताकार खेत का प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 24 रुपया है। प्यारे बच्चों समझिएगा कि 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 24 रुपया है, ठीक है। और कहता है कि टोटल खर्च, बार अगर पूरा लगा देते हैं तो टोटल खर्च कितना है, 5280 रुपया है। तो प्यारे बच्चों बार जो आप लगाइएगा वो क्या होता है, बार जो चारों तरफ लगाइएगा वो परिमाप होता है, ठीक है। टोटल खर्च 5280 रुपया है और एक मीटर का बार लगाने का खर्च 24 रुपया है। तो टोटल खर्च में अगर 24 से डिवाइड कर दें तो वो जो है हमारे खेत का परिमाप निकल के आ जाएगा, यानी परिधि निकल करके आ जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों यहां सबसे पहले हम लिखते हैं, हल लिखेंगे और जो जो चीजें दी हुई है उसकी हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो दिया हुआ है प्रति मीटर बार लगाने का प्रति मीटर खर्च, बार लगाने का प्रति मीटर खर्च कितना है, तो 24 रुपया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है, 24 रुपया है। उसके बाद कुल खर्च, बार लगाने का कुल खर्च, बार लगाने का कुल खर्च, बार लगाने का कुल खर्च अगर हम बात करें तो 5280 रुपया है, 5280 रुपया है, ठीक है। हमें क्या और क्या दिया गया है, खेत जुताई का प्रति वर्ग मीटर खर्च, खेत जुताई का प्रति
वर्ग मीटर खर्च, प्रति वर्ग मीटर खर्च प्यारे बच्चों दिया हुआ 0.50 रुपया। ठीक है, तो हमें निकालना है खेत जुताई कराने का कुल खर्च, खेत जुताई कराने का कुल खर्च, खेत जुताई कराने का, खेत जुताई कराने का कुल खर्च हमें ज्ञात करना है, कुल खर्च ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कुल खर्च हमें निकालना है कि कुल खर्च क्या होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार लगाने का प्रति मीटर खर्च दिया हुआ है, बार लगाने का कुल खर्च दिया हुआ। आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया, जैसे मान लीजिए हमारा एक वृत्ताकार खेत है, इस वृत्ताकार खेत है, और वृत्ताकार खेत में अगर 1 मीटर हम बार लगाते हैं तो 24 रुपया हमको पैसा देना पड़ता है। और इस टोटल एक चक्कर में बार लगाने का जो कुल खर्च आया 5280 रुपया आया। तो प्यारे बच्चों टोटल जो खर्च आया 5280 रुपया आया, 1 मीटर लगाने का खर्च 24 रुपया है, तो टोटल खर्च में 24 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वृत्त की परिधि निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? वृत्त की परिधि निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से लिखते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी वृत्ताकार क्षेत्र का जो पूरा परिमाप जो है वो निकलेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, देखिए कुल खर्च, बार लगाने का कुल खर्च, और बटे हो जाएगा प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कुल खर्च आपको दिया हुआ 5280 रुपया बटे 24 रुपया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 24 दूनी का 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 4 बचेगा, 24 दूनी 48, 0 यानी कि 220, 220 ये परिधि है, 220 मीटर हमारा आ गया परिधि। कितना आ गया? 220 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो 220 मीटर हमारा जो है वृत्त की परिधि आ गया। अब प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि 220 मीटर पता हो गया, यहां से अब हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों? 2 पाई आर होती है। यहां से हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू में आर हो जाएगा, राइट साइड में 220 मीटर है। ठीक है, तो आर की मान अगर हम निकालें, आर का यदि हम मान निकाले प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आर का मान जो हो जाएगा इधर हो जाएगा 220, इंटू में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, ऊपर वाला सबको नीचे ले आइए तो 2 इंटू 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 2 से 22 से, तो 22 से कटेगा एक बार में 10, 22 दहे का 220, और 2 पंचे 10 यानी 7 पंचे 35, इसलिए इस से जो आपका आर का जो मान आ जाएगा वो 7 पंचे 35 यानी कि 35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 35 मीटर आर का मान निकाल लिया हमने। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? हमारा जो है त्रिज्या निकल गया है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वृत्ताकार खेत का, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर यहां से पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान प्यारे बच्चों 35 है तो 35 गुना 35 आ जाएगा, यहां से कटेगा 7 पचे 35, 22 पचे 72 से 110 गुना 35 आ जाएगा। ठीक है, 110 गुना 35 कर लीजिए, 11 से 35 में हम करवा देते हैं 5 5 3 3 5 8 3 यानी 3850, 3850 मीटर स्क्वायर हमारा खेत है। इतना हमारा खेत है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत जुताई का खर्च, खेत जुताई का जो खर्च है वो 0.50 रुपया, 0.50 रुपया है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों 3850 मीटर स्क्वायर खेत जुताई का खर्च 3850 गुना 0.5, 0.50 लिखिए या फिर ना लिखिए, इतना रुपया आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं, मल्टीप्लाई अगर करें 3850 गुना 0.5 प्यारे बच्चों 1925 रुपया, यानी कि आपका जो टोटल खर्च आएगा वो 1925 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्नावली का प्रश्न है 12.1,
चलिए देखते हैं क्या है। कहता जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आप 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। अगर अन्यथा कहेगा तभी आप पाई का मान जो है वो अलग आप लेंगे, अभी नहीं तो 22/7 का ही प्रयोग करना है। कहता दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। प्यारे बच्चों क्या कहा है? कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं। दो वृत्त है प्यारे बच्चों, एक वृत्त बड़ा है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एक वृत्त छोटा है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। आइए त्रिज्या बना लेते हैं पहले। ये हमारा एक वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पे ये है, एक वृत्त ये है। ये वृत्त यहाँ से इस वृत्त की जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या है जो दी हुई है कितनी, 19 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी एक और जो है हमारा एक और वृत्त बन रहा है जो कि उसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। यानी कि बड़ा परिधि, बड़ा जो वृत्त बनेगा, एक बड़ा सा वृत्त हम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक हम बड़ा सा वृत्त बना लिए और इनकी जो परिधि है प्यारे बच्चों, इन दोनों के योगफल के बराबर है, इन दोनों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या आपको क्या करनी है, बतानी है। इसकी त्रिज्या आपको क्या करनी है, बतानी है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। देखिए कहा है एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, दूसरा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। दोनों की परिधि जोड़ करके तीसरे वृत्त की परिधि है और इसकी त्रिज्या बताना है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो प्रश्न से ही दिया हुआ है, हम चलेंगे प्रश्न से, सीधे लिखेंगे प्रश्न से 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त की परिधि, है ना। तो यहां से लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों बड़ी R, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि R1 वृत्त त्रिज्या वाले, R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि तो प्यारे बच्चों वही होता है 2 पाई R, 2 पाई R, यहां से R1 हो जाएगा प्लस 2 पाई R, यहां से R2 हो जाएगा बराबर 2 पाई R, यहां से कैपिटल R हो जाएगा। तो यहां से अगर हम चले 2 पाई R का अगर हम मान रखिए प्यारे बच्चों, तो R का मान कितना है 9 है, तो यहां से हो जाएगा इंटू 9 प्लस 2 पाई R का मान अगर हम चले तो R का मान दूसरे में कितना है, तो दूसरे में है हमारा कितना 19, तो यहाँ से 19 हो जाएगा। और ये तो हमारा 2 पाई R हमको निकालना ही है। पर बच्चों यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो 2 पाई आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 9 प्लस में 19 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल कर दीजिएगा, आपको बचेगा कितना 28 इज इक्वल टू R। इसलिए प्यारे बच्चों कैपिटल R जो हो गया यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो गया वो 28 सेंटीमीटर आ गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए आप अच्छे प्रकार से। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखे, है ना। कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको जिस भी मैथ्स में जो भी आप चैप्टर का आपको वीडियो और चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इस चैप्टर का जो है वीडियो आप अच्छे प्रकार से बना दीजिए, हम उस चैप्टर का वीडियो बना देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या कहा प्यारे बच्चों, फिर से क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दो वृत्त है। आइए दो वृत्त को सबसे पहले बनाइए, दो वृत्त लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त, इससे हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ी सी ये बोल्ड कर ले, ये हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक और वृत्त हम ले लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हमारा छोटा एक वृत्त हो गया। और कहता है प्यारे बच्चों कि ये इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है, इसको R1 ले लेते हैं। दूसरे जो हमारे वृत्त की त्रिज्या R2 है, ये 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस बार कहता है एक बड़ा आपका वृत्त है, एक बड़ा वृत्त ले लीजिए, एक बड़ा सा वृत्त है, जो कि एक बड़ा सा वृत्त हमने ले लिया, ये हमने बड़ा सा वृत्त ले लिया प्यारे बच्चों यहां से। और ये कहता है ये कैपिटल R, क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो क्या त्रिज्या ज्ञात करना, ये जो इन दोनों के क्षेत्रफल इसके क्या है, बराबर है। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल जब जोड़िएगा तो इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आइए हम कर देते हैं यहाँ से। क्या करेंगे, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से प्रश्न से, सीधे लिखते हैं प्रश्न से R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, R1 त्रिज्या वाले, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले, R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, R1 त्रिज्या वाले, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, बराबर कर दिए इसके क्षेत्रफल से। पाई को पाई ही रहने दो अभी। R1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस पाई का पाई छोड़ दीजिए। R2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल टू पाई R स्क्वायर, इसको R स्क्वायर। यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पाई स्क्वायर। देखिए पाई से पाई जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चलेंगे तो आपको हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। ये 36 और जो 64 है, 6 4 10 के 0 बाकी, 6 3 9 1 10 यानी 100 हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 100 का जो वर्गमूल है ये R हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना, 10 हो जाएगा R, इसीलिए कैपिटल R जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न है इसमें, है ना। किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। थोड़ी सी क्वेश्चन को मैं छोटा करनी पड़ेगी चूंकि ज्यादा बड़ी है। चलिए आपको दिख रहा होगा अच्छे प्रकार से, बिल्कुल दिख रहा है, आ जाइए आ जाइए। कहता है प्यारे बच्चों की आकृति 12.3, यह आकृति आपकी दी हुई है 12.3 आकृति है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। एक जो है तीरंदाजी यानी कि तीर जो हम चलाते हैं, है ना, तो उसके लक्ष्य को दर्शाती है। ये गोल्ड दिया हुआ है, रेड ब्लू व्हाइट ब्लैक है, व्हाइट है, ये आपके 5 कलर दिए हुए हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। आपको दिख रहा होगा गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, आपको दिख रहा होगा अच्छे प्रकार से, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों कहता है गोल्ड वाले का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यास का आधा होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, और प्रत्येक अन्य पट्टी प्यारे बच्चों, ये आप चलिएगा फिर इसको चलिएगा फिर इसको चलिएगा फिर इसको चलिएगा, मतलब प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है,
तो कहता अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना प्यारे बच्चों, प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड का। सबसे पहले हम किसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, गोल्ड का निकालेंगे। ठीक है, अब अच्छे प्रकार से समझिएगा, हम आपको समझाते चलते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, गोल्ड का निकालते हैं। हमें दिया हुआ है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलते हैं हल करते हैं। वृत्त का व्यास हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम यहां से अगर करें तो कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई का मान यहां से 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो 10.5 यहां से कर देते हैं, इंटू 10.5 इंटू 10.5। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और दशमलव 7 पचे 35, है ना, ये हमारा हो जाएगा। और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 22 गुने हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 1.5 गुने 10.5 10.5। तो प्यारे बच्चों आ जाता है 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। किसका, गोल्ड वाले का। किसका निकल के आ गया प्यारे बच्चों, गोल्ड वाले का। अब प्यारे बच्चों हम रेड वाले का निकालते हैं। रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका ये जो बन रहा है किस प्रकार से बन रहा है, जैसे एक छोटा सा ये बना, ठीक है, ये गोल्ड वाला हो गया। ये क्या हो गया, ये यहाँ से हमारा हो गया गोल्ड वाला। ठीक है, ये गोल्ड हो गया। इसी पर आप जो है एक और बड़ा सा बना देते हैं ऐसे करके, ये, और ये मान लेते हैं हमारा क्या, ये रेड वाला। ये क्या है प्यारे बच्चों, रेड वाला है। आपको निकालना केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, केवल इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, अंदर वाले की जो त्रिज्या है ये कितना, 10.5 है, और बाहर का भी जो है ये भाग जो है 10.5 है। यानी प्यारे बच्चों ये जो बड़ा सा वृत्त जो बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आप इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल कर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो केवल इसी का निकलेगा ना। समझ में आ रहा है, ये आपका कैसा वृत्त बन रहा है, ये संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। कैसा वृत्त बन रहा है, ये संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आइए तो हम यहां पर आपको ले चलते हैं। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों रेड वाले भाग का क्षेत्रफल अगर चलेंगे तो जो वृत्त बनेगा वो आपका हो जाएगा यहां से इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया, और एक फिगर और हम ड्रॉ कर ले तो आपका ये हो गया, और इसे हम यहाँ से एडजस्ट कर ले तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये आपको दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपको दिया हुआ कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो बड़े वाले का वृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़े वाले को आर कर लेते हैं, छोटे वाले को छोटी आर कर देते हैं। बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 21 सेंटीमीटर, और अंदर वाला को तो हम निकाल ही चुके हैं, है ना, माइनस कर देना है। तो रेड वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ से कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि छोटे वाले का। ठीक है, तो पाई को हम यहाँ से क्या कर दें, पूरा को रहने दीजिए, पाई को कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, इंटू आर का मान जो है बड़े वाले का 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटे वाले का 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं, ये हमने तो निकाला हुआ है, बड़े वाला का निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7
आर का मान 21 गुना 21 माइनस ये हम रख देते हैं 346.5। क्योंकि हम निकाले हुए रेड गोल्ड वाले का हम निकाले हुए, गोल्ड वाले को डायरेक्ट घटा देते हैं, तो यहाँ से कटेगा 7 तिया 21, ठीक है। तो आ जाएगा 22 तिया 66 गुना 21, 66 गुने 21 की अगर हम बात करें 66 गुने 21, 66 गुने 21 1386, 1386 माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों 346.5, 1386 माइनस का 346.5, तो आपका आ जाएगा 1039.5, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको किसका आ गया, ये प्यारे बच्चों आ गया हमारा किसका, केवल और केवल गोल्ड वाले का, केवल किसका आ गया, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। केवल किसका आ गया, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है किसका, ब्लू वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गोल्ड वाले और रेड वाले का क्षेत्रफल जोड़ करके इस बड़े वाले, बड़ा में जो वृत्त बन रहा है यहां से 10.5 जाएगा, फिर 10.5 जाएगा, फिर 10.5 जाएगा, यानी कि 3 बार 10.5 10.5 जाएगा त्रिज्या, तो बड़े वाले का त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। यानी कि पूरा यहां से लेकर के ये जो है आपका त्रिज्या ब्लू तक का हो जाएगा, और उसका क्षेत्रफल निकालकर गोल्ड प्लस रेड वाले का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल लिया और रेड वाले का क्षेत्रफल हमने केवल यहाँ निकाल लिया। ये केवल और केवल किसका है, रेड वाले का है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से चलते हैं ब्लू वाले का क्षेत्रफल, इसे थोड़ा सा एडजस्ट अगर करें लेफ्ट राइट में तो हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, जगह कम है, इसको ऊपर करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसको हम ये इधर ले चलो। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब हमको चलना है किसके, ब्लू वाले का। तो चलिए ब्लू वाले का निकालते हैं, ब्लू BLUE वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करिएगा बताइए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे गोल्ड प्लस सॉरी पूरे निकाल दीजिए, ऐसे इस पूरे को हम ले लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और लिख देते हैं ऐसे पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, यहां से लिख देते हैं गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो पाई आर स्क्वायर पाई, और पाई का मान 22/7 लिखेंगे, 22/7, और आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 10.5 10.5 10.5, यानी 10.5 10.5 21, और 21 में 10.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 31 31.5, तो यहां से आपका चलेगा 31.5, 31.5 गुना 31.5 माइनस 31.5, 31.5 गुना 31.5 माइनस गोल्ड वाले का, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल 346.5 है, ठीक है। अब पूरे ही लिख दें यहाँ पे, ये जो है आपका ये पूरे लेकर के आया था ना, ये पूरे लेकर के आया था, है ना, रेड वाले का, तो 1386 अब घटा दीजिए, डायरेक्ट 1386 घटा दिए, दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा 1386 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको हम टाइम की बचत करते हुए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा वैसे ही, 22 गुने 31.5 गुना 31.5, तो आपको आ जा रहा है इसको मल्टीप्लाई करके 21,829.5/7, तो डिवाइड कर लेते हैं हम 7 से, तो आ जा रहा है हमको 3118.5 और माइनस हो जाएगा 1386, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस में आ जाएगा 1386, तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया किसका, ये वाला निकल के आ गया ब्लू वाले का क्षेत्रफल, किसका निकल के आ गया प्यारे बच्चों, ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब चलना है ब्लैक वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्लैक वाले का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, यहां से 1 चलेगा 2 3 4, यानी कि
10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 21 हो जाएगा। यानी इस पूरे का यहां से क्षेत्रफल निकाल कर, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल कर यहां तक वाले का क्षेत्रफल को घटा देना है, तो केवल ब्लैक वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ब्लैक वाले का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा, इसको हम बड़ी, इसके त्रिज्या को हम बड़ी आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड प्लस ब्लू प्लस गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, यहां से पाई का मान 22/7 ले लेंगे, इनटू आर का मान कितना हो जाएगा, तो 21, 21, 42 हो जाएगा, यानी कि 42 गुना 42 माइनस गोल्ड रेड ब्लू। प्यारे बच्चों देखेंगे, ये जो निकाले थे हम पाई आर स्क्वायर, ये जो निकाले थे गोल्ड रेड ब्लू का निकाले थे, और गोल्ड रेड ब्लू का हमारा आया था 3118.5, तो हम यहां से माइनस कर देते 3118.5। प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा 7 छक्के 42। ठीक है, अब 22 छक्के 32 से 132 गुना 42 कर लेंगे, 132 गुना 42 अगर करते हैं तो आपका था 5544 माइनस 3118.5 करना है प्यारे बच्चों, माइनस 3118.5, तो आपका आ रहा 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपका आ गया ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, केवल जो है लॉन्ग कर दिया है, केवल लॉन्ग कर दिया प्यारे बच्चों। अब हमें किसका निकालना है, तो व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर से यहां समझिए, पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल करके ये ब्लैक वाले तक का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो केवल व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और लिखते हैं व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो उसको बड़ी आर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेते हैं किसका, देखिए तो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 42 में फिर 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52.5, 52.5 गुने 52.5, और इसका पूरे का आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से देखिए हमने लाया था 5544 माइनस का 5544। आ जाइए प्यारे बच्चों यहां से है बाई मल्टीप्लाई करते हैं 52.5 मल्टीप्लाई 52.5 मल्टीप्लाई 22, तो ये हमारा आ जाएगा 60,637.5/7 माइनस का 5544, और यहाँ से हम कर देते हैं डिवाइड 7 से, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 86,662.5 माइनस 5,544। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें हम 5,544, दैट मीन्स 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे व्हाइट वाले का क्षेत्रफल आ गया प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 4 कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 मिनट में
प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाते हैं, यानी पहिए की हमको चक्रों की संख्या बतानी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, आइए हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि कार के प्रत्येक पहिए का व्यास बराबर कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे तो 80/2 यानी आ जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर। और कहता है यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 10 मिनट वो पहिया चलता है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप निकाल लीजिए दूरी ये कितना चला, कितनी ये दूरी चला, ठीक है, कितनी दूरी चला। तो अगर दूरी निकल जाएगा और हमको ये पता होगा कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करती है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां से परिधि निकाल लेते हैं, है ना, कि कार के पहिए की परिधि कितनी है। कार पहिए की परिधि, सीधे लिखिए पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि मतलब 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 40। आर का मान कितना प्यारे बच्चों, 40 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से, मल्टीप्लाई करेंगे रे बाबा, 2 इंटू 22 इंटू 40, 1760/7। तो भागे 7 करते हैं, 251.42 सेंटीमीटर, यानी ये पहिए की त्रिज्या आ गई प्यारे बच्चों। पहिए की त्रिज्या कितनी पहिए की परिधि कितनी आ गई, 251.42, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, किसी कार के पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम कार के त्रिज्या निकाल लेंगे, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहिए की परिधि निकालेंगे 2πr, 2 इंटू 22/7 गुना 40, यानी मल्टीप्लाई करके 1760/7, 251.42 आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो परिधि निकल गया। यानी पहिया एक चक्कर जब घूमता है प्यारे बच्चों, पहिया एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, 251.42 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करता है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया, 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए आपको फॉर्मूला यहां पर होता है प्यारे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। और आपको दिया है क्या, चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकालना है प्यारे बच्चों। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो यहां से दी गई है हमको कितना, लिखते हैं कि कार की चाल, यहां से कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया गया है 10 मिनट, और मिनट को हम बदलेंगे प्यारे बच्चों आवर में, ये हो जाएगा 1/6 आवर, ओके। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होगा चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल दिया हुआ है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर गुना 1/6 आवर, आवर से आवर खत्म, 6 से 11 छक्के 66, यानी आपका आ गया 11 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये जो है दूरी तय करेगी कितनी, 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर को हमको बदलना सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको यहाँ पे पहिए की जो परिधि दी हुई है सेंटीमीटर में, एक चक्कर में पहिया इतना सेंटीमीटर चलता है, तो इतने किलोमीटर, 11 किलोमीटर चलने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों में ना पढ़ना रे बाबा, चक्करों की संख्या, है ना, इसी चक्कर में ना पढ़ना, चक्करों की संख्या लिखते हैं, चक्करों की संख्या। इस फॉर्मूले को यहां पे चिपकाते हैं, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो यहां से लिखेंगे कुल दूरी बटे परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। कुल दूरी 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर को बदलेंगे हम किस में, सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों 11 पर जो है पहले तो मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 शून्य, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 2 जीरो और बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हमको पहिए की परिधि दिया 251.42। ठीक है, तो चक्रों की संख्या हम क्या ज्ञात कर लेंगे रे बाबा? चक्रों की संख्या 11 5 2 4 5 2 4 5 भागे 251.42 तो आपको आ गया 4375, लगभग 4375 पॉइंट में आता 4375 चक्कर। ये आपको 4375 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4375 चक्कर आपको क्या करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों? लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहता है प्यारे बच्चों कि ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तरों का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी प्यारे बच्चों? आपको बताना है। कहना वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का परिमाप जो होगा परिधि यानी 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। देखिए अगर बराबर है दोनों तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r बराबर यानी कि त्रिज्या भी बराबर होगा, है ना? तो यहां से हो जाएगा 2r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो r बराबर कितना हो जाएगा? 2, इसलिए r बराबर 2, इसलिए r बराबर 2 मात्रक, 2 मात्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपका जो है आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो प्यारे बच्चों तो आप लोग भर भर के लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी कि 12.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।